तो अब बात करेंगे हम टेस्ट नंबर, है ना। अब बात करेंगे हम टेस्ट नंबर किसकी, टेस्ट नंबर 9 होगा भाई, मतलब टेस्ट नंबर ये 6 है, मतलब टेस्ट नंबर 6 कौन सा भाई, पीछे कैसे चल रहे हैं, बिकॉज टेस्ट नंबर 6 में यहाँ पे हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का पहले से देख चुके हैं हम तो टेस्ट नंबर 7 में, लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री 2 था, ये मॉडर्न हिस्ट्री 1 है। मतलब जो 1857 के बाद वाले क्वेश्चन जो थे 1857 से 1947 तक के क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में कवर किए हैं। पार्ट 1 में हम क्या कवर करेंगे, पार्ट 1 में हम कवर करेंगे जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके हमारे पास 1857 तक का वॉर की कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास जून 2023 के कवर्स होंगे, न्यू करंट अफेयर, जून 2023 करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर होंगे, जिससे 20 क्वेश्चंस होंगे यार। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। देखो जो क्वेश्चन का जो फ्लो है ना, वो उसी हिसाब से बनाया गया है जिस हिसाब से हमारे पास जो मॉडर्न हिस्ट्री का फ्लो है। ओके, सो कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अल्फांसो डी अल्बा क्यू इज इंट्रोड्यूस दी ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया। देखो अल्बा क्यू याद रखने का तरीका क्या है, अल्बा के क्यू में ए आ रहा है, यहाँ पे क्यू क्यू ई आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये बड़ा वर्ड है, ठीक है, ये बड़ा वर्ड है, और ये ब्लू जो है छोटा वर्ड है। तो कंफ्यूजन ये होता है, अल्मीडा ने इंट्रोड्यूस किया था ब्लू वाटर पॉलिसी की, अल्बा के क्यू ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ए हमारा माइंड जो है वो फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर देखता है ना, तो बड़ा सेम लगता है, इसीलिए हमारे पास याद रखने का तरीका है, ब्लू छोटा वर्ड है तो अल्मीडा भी छोटा वर्ड है, तो अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, इन 1530 नीनो डा कुना रिलोकेटेड द कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। बिल्कुल सही है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सीज कंट्रोल ऑफ गोवा फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। पहली बात तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे उन्होंने गोवा को कंट्रोल नहीं किया था, उसको सीज नहीं किया था। पहली बात तो ये लिया था कहाँ से, बीजापुर, सुल्तान ऑफ बीजापुर से एनेक्स किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। लेकिन किसने इसको एनेक्स किया था भाई, इसको सीज किसने किया था, इसको अल्मीडा ने किया था। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। हमको बात करनी है फ्रेंच सेटलमेंट की। द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 सिग्निफिकेंटली लिमिटेड द फ्रेंच एक्टिविटी इन इंडिया। बिल्कुल सही है, बिकॉज लगा के देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ट्रीटी अलाउड द फ्रेंच टू यूज देयर इंडियन सेटलमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली एंड बैंड फोर्टिफिकेशन। ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू फ्रेंच इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है फ्रेंच की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेले। बिल्कुल सही है यार। सेकेंड कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। बिल्कुल सही है, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में ही था मेनली। थर्ड कार्नेटिक वॉर रिजल्टेड इन द कैप्चर ऑफ पौडुचेरी बाय द ब्रिटिश। बिल्कुल सही है। एंड इन 1673 शेर खान लोधी ग्रांटेड पौडुचेरी which serve as the nerve center of French power in India to फ्रांकोइस मार्टिन। बिल्कुल सही है, शेर खान लोधी ने क्या किया था, फ्रांकोइस मार्टिन को पौडुचेरी दे दिया था भाई, जो कि फ्रेंच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। तो ये भी करेक्ट है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा। देखो हमको याद रखना है, एक्सला-चैपेले जो है इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विथ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, ऑल 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गवर्नर जनरल वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम्स कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। फोर्ट विलियम्स कॉलेज क्यों एस्टेब्लिश किया गया था भाई, है ना। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यहाँ पे सेंट विलियम्स कॉलेज बनाया गया था। एंड एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया था टू लर्न दी वर्नाकुलर लैंग्वेज, और यहाँ के जो कल्चर है उसको पढ़ने के लिए एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी कब बना था, 1783 में। ओके, और इसके बाद आया था एशियाटिक सोसाइटी 1803 में बना था। उसके बाद जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो 1793 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर ब्रिटिश। डिसाइसिव विक्ट्री फॉर ब्रिटिश ओवर फ्रेंच इन इंडिया ड्यूरिंग द 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर में जो बैटल ऑफ बैंडी वॉश था ना,
बैटल ऑफ वेंडी वॉश वो डिसाइसिव विक्ट्री था, वहां पे उससे जो हुआ फ्रेंच का पावर जो था वो एक तरह से लिमिट कर दिया गया इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स इन इंडिया। द न्यू स्टेट्स वेयर द स्टेट सेटअप बाय द रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, बिल्कुल सही है, उसके अगेंस्ट लड़के वो नया स्टेट बना लिया गया। इंडिपेंडेंट किंगडम जो थे वो आए एग्जिस्टेंस में ड्यू टू द डीएस्टैब्लिशमेंट और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, आपस में जैसे कि हमारे पास इधर निजाम बन गए, उधर हमारे पास अपने पास अलग से सिराजुद्दौला ये सब चीज़ बन गए। सो इंडिपेंडेंट किंगडम इंक्लूड मैसूर, केरला एंड राजपूत स्टेट्स, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर गिव द टाइटल राजा टू राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय में राजा किसने दिया, तो अकबर टू ने दिया था भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इन 8th सेंचुरी। हमको बात करनी है अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि हमको देखने को मिलता है इन द 8th सेंचुरी। ओके, स्टैग्नेंट एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड एग्रीकल्चर वाज कंपेंसेटेड बाय हार्ड लेबर ऑफ पीजेंट्स, बिल्कुल सही है ना। चतुष्पतिस और टोल अमॉन्ग मुस्लिम वेयर द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग, नो दैट इज इनकरेक्ट। द एविल ऑफ डावरी वॉज, देखो ये अमॉन्ग मुस्लिम्स नहीं था भाई, ऐसे देखो आप तरीका बता रहा हूँ आपको, मेरे समझ नहीं पता कुछ भी, लेकिन आप समझना कोई भी मुस्लिम वर्ड होगा है ना, तो वो उनका नाम अरेबिक होगा, पर्शियन में होता है उनका नाम, ठीक है, तो आप समझ लेना कि ये ऐसे सारा लॉजिक भी काम आता है यार, हर जगह आपको सब चीज़ें पता नहीं रहती, बट हमसे आपको कुछ चीज़ें कॉमन सेंस लगा के भी आप सही कर सकते हो। द एविल ऑफ डावरी वॉज वाइड स्प्रेड इन बंगाल एंड राजपूताना स्टेट्स, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर। आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर इन 18th सेंचुरी, सवाई जयसिंह बिल्ड द 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा एंड उज्जैन, बिल्कुल सही है। पेंटिंग स्कूल ऑफ कांगड़ा एंड राजपूताना केम इनटू प्रोमिनेंस, ये भी सही है। एंड पद्मनाभपुरम पैलेस फेमस फॉर its architecture, mural painting was constructed in Tamil Nadu, no it is constructed in Kerala। in North India there was a rise in the development of Urdu language and poetry, ये बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजनल किंगडम्स। द सिख कॉन्फेडरेसीज ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू 12 मिसल्स एग्जिस्टिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पंजाब रीजन, ये सही है भाई। एंड सिख फॉर्म दिस कॉन्फेडरेसीज इन रेस्पॉन्स टू द इन्वेजन बाय नदीर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली टू प्रोटेक्ट द रिलीजन एंड टेरिटरी, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। देखो अगर मेरा ए अभी में गलत हो जाएगा तो उसको ध्यान मत देना, बिकॉज ये हो जाता है भाई, है ना, कभी कभी होता ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रीटी ऑफ बसीम, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ बसीम जो है साइन इन 1802, देखो ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ बसीम साइन हुआ था, ठीक है, वॉज इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड विच रूलर, पेशवा बाजीराव टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंग्लो बर्मिश रिलेशन, हमको बात करनी है एंग्लो बर्मिश रिलेशन मतलब ब्रिटिश और बर्मा के लोगों के बीच रिलेशन कैसा था। द फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर वॉज ट्रिगर्ड बाय बर्मिश एक्सपांशन इनटू असम एंड बंगाल, बिल्कुल सही है। एंड द ट्रीटी ऑफ यंदोबो इन 1826 एंडेड फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर एंड रिजल्टेड इन टेरिटोरियल चेंजेस, बिल्कुल सही है, एंड दोनों करेक्ट है इंडिपेंडेंटली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी वाज अ रिजल्ट और वाज अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट अफगान वॉर, बिल्कुल सही है। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कब देखने को मिला भाई, फर्स्ट अफगान वॉर के बाद देखने को मिला। मतलब पे मत जाओ यार चीज़ थोड़ी, क्योंकि हर चीज़ हिस्ट्री में आपने मतलब के मत जाएगा यार, यूपीएससी है यार, बहुत छोटी चीज़ें, टेस्ट इसको टेस्ट चीज़ करना है, पढ़ाई इसे नहीं करना। Policy of Proud Reserve was aimed at having scientific frontier and safeguarding spheres of influence, बिल्कुल सही है। प्राउड रिजर्व्स हमारे पास साइंटिफिक फ्रंटियर की बात करता है एंड जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को बचा के रखो यार उसकी बात करता है।
एंड द होलकर्स वेयर द लास्ट मराठा कॉन्फिडेंसेस और कॉन्फिडेशन टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, बिल्कुल सही है। 1818 जो कि लास्ट इन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस को। द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वाज एम्ड एट क्रिएटिंग अ बफर जोन, जो हमको देखने को मिलता है अराउंड द अफगान और नेपाल को ऐसे को छोड़ दिया, टू डिफेंड कंपनीज फ्रंटियर। ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल 4। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एंग्लो अफगान वॉर। द ट्रीटी ऑफ गोंडामार्क और ट्रीटी ऑफ गोंडामार्क इन 1879 मार्क द एंड ऑफ सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, बिल्कुल सही है। एंड ट्रीटी प्रोवाइडेड अ ब्रिटिश रेसिडेंट टू बी स्टेशन एट काबुल, ये भी सही है भाई, दोनों सही है आपस में इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंग्लो मराठा स्ट्रगल। ट्रीटी ऑफ सालबाई, देखो पहला ट्रीटी जो था ट्रीटी ऑफ सालबाई था, फर्स्ट ट्रीटी, मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद देखने को मिला। सेकंड एंग्लो मैसूर के बाद ट्रीटी ऑफ बैसिम देखने को मिला, जो कि पेशवा बाजी राठौर, अभी देखा हमने क्वेश्चन, है ना। द ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड इन 1782 ब्रॉट एन इन टू फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, बिल्कुल सही है। अंडर द ट्रीटी ऑफ बैसिम पेशवा बाजी राठौर एग्रीड टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत, बिल्कुल सही है। एंड ट्रीटी ऑफ मंदसौर वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड होलकर, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861 वाज एनेक्टेड फॉलोइंग क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, ये सही है भाई। इट्स पर्पस वाज टू कन्वे द इंप्रेशन दैट अंडर द क्वींस रूल इक्वालिटी वाज एक्सटेंडेड टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ द रेस एंड क्रीड, ये भी सही है। एंड ये पर्पस बता रहा है बिकॉज तरह के, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 17 है हु वाज द प्रोमिनेंट ब्रिटिश ऑफिसर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड नोन फॉर हिज मार्च टू लखनऊ। सो कौन जाने जाते हैं, तो जनरल हेनरी हैवलॉक जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत उनकी तरह से, उनके हिसाब से अच्छे होगा, बहुत अच्छे से उन्होंने क्या किया, 1857 का जो वॉर था खास करके लखनऊ के अंदर, उसको इन्होंने टैकल किया। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वेयर द इकोनॉमिक कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट कर्स अनरेस्ट अमंग द पीपल्स। ठीक है, हमको बात करनी है अबाउट द इकोनॉमिक कर्स ऑफ 1857। तो हैवी टैक्सेशन इज अ कॉज, है ना, हैवी टैक्सेशन अंडर द न्यू रिवेन्यू सेटलमेंट, यस इट इज अ कॉज। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, यस इट इज अ कॉज ऑफ 1857 का वॉर। डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यस इट इज अ कॉज ऑफ 1857 का वॉर। एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मॉडर्न लाइन्स, इसकी भी एक कमी कारण था भाई 1857 के वॉर का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट। आरसी मजूमदार आर्ग्यूड दैट 1857 वॉर, है ना, was not a war of independence as it does not include all part of the country, बिल्कुल सही है। आरसू मजूमदार इसको नहीं मानते थे कि एक वॉर है बिकॉज सारे पार्ट इसमें इन्वॉल्व हुए नहीं थे भाई, इंडिया के कुछ ऊपर नॉर्दर्न पार्ट थे, साउदर्न पार्ट तो यहाँ पे इन्वॉल्व था ही नहीं। ही कंसिडर्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज एन एसेंशियल फ्यूडल अपराइजिंग। नो, 1857 का जो वॉर था उसको फ्यूडल अपराइजिंग किसने कहा था भाई, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसमें, अपनी किताब में जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास आंसर सी, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेरठ म्यूट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल सही है। कन्वर सिंह लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। नो, कन्वर सिंह जो थे वो बिहार के अंदर थे। The revolt was suppressed within a year and peace was proclaimed by Lord Dalhousie। देखो भाई इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी नहीं थे, बिकॉज गवर्नर जनरल तो 1956 तक ही थे, ये 48 से 56, 1848 से 1856 तक थे, उसके बाद करजन थे। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल अपराइजिंग इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, सिविल अपराइजिंग इन इंडिया की। द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया एम टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन। नो,
ये अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन है ना, ये मुस्लिम्स के अकाउंट हमारे पास यहाँ पे ये एक रिवोल्ट था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, है ना, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो कि अगेंस्ट था, अगेंस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न एजुकेशन। सेकंड है बख्शी जगबंधु विद्याधर लेड द पाइक रिबेलियन इन ओडिशा, बिल्कुल सही, ये 1817 के अराउंड हुआ था। एंड बख्शी जगबंधु विद्याधर ने इसको लेड किया था। द काकू मूवमेंट इन पंजाब एडवोकेटेड रिलीजियस रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही है। जो काकू मूवमेंट था पंजाब में वो रिलीजियस रिफॉर्म को एडवोकेट करता था एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। The Kolhapur and Swatwadi revolt were driven by the disbandment of Gadkari garrison, बिल्कुल सही, बिकॉज गडकरी garrison मतलब एक कारागाह है। गडकरी कारागाह में बहुत सारे लोग थे जिनको छोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। तो इस जो कोल्हापुर एंड सतवादी रीजन है वहाँ पे लोग, वहाँ पे एक तरह से जॉब्स की कमी, मतलब खाने की कमी हो गई, लड़ाई झगड़ा होना चालू कर दिया, वहाँ पे चीज़ों की कमी होनी चालू कर गई, तो उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई हुआ था। तो ये सही स्टेटमेंट है, सही बता रहा है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद रेफरेंस टू पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नालखेल बरिया अपराइजिंग वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्म्ड पीजेंट रिवोल्ट। नालखेल बरिया अर्लीस्ट है क्या, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये हुआ था अराउंड 1783 के आसपास, मतलब 1780s के अंदर हुआ था ये। द फराइजी रिवोल्ट एडवोकेटेड रिलीजियस रेडिकल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस, बिल्कुल सही है। एंड पागलपंथी इज अ सेमी रिलीजियस ग्रुप मेड ऑफ हॉजोंग एंड गारो ट्राइब, बिल्कुल सही है। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइबल अपराइजिंग इन इंडिया। उलगलान अपराइजिंग वाज अ प्रोलॉन्ग ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट जमींदारी टेन्योर, बिल्कुल सही है। एंड इट प्राइमरी टुक प्लेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, ये भी सही है भाई, दोनों सही है इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइबल अपराइजिंग इन इंडिया। द उलगलान अपराइजिंग रेजिस्टेड फ्यूडलिज्म, जमींदारी टेन्योर एंड मनी लैंडर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सही है। खरवार रिबेलियन इन बिहार अपोज रिवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज, ये भी सही है। एंड नाइकाडा मूवमेंट इन गुजरात इट अपोज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही है यार, नाइकाडा मूवमेंट जो था वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करता था। द जुआंग रिबेलियन इन क्योंझार डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो कि उड़ीसा के अंदर है, जुआंग रिबेलियन इन क्योंझार डिस्ट्रिक्ट लेड बाय रत्ना नायक एम्ड एट स्टेबलाइजिंग ऑटोनॉमी, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल 4। क्वेश्चन 25 है, which tribal movement in Manipur was led by Rani Gedinaliu and associated with Haraka cult in 1930। देखो हरका जहाँ पे मिला वहाँ पे, तो उतना सिंपल आंसर भी होते हैं, नागा हरका मूवमेंट, हरका हरका सेम सेम। क्वेश्चन नंबर 26 है, which tribal uprising in the Rajmahal Hills in 1778 forced the British to declare the territory as दमानाइकोल एरिया, मतलब जिन्हें इसको छूना उना नहीं है भाई, इस एरिया में ज़्यादा काम वाम नहीं करना है। तो जो पहाड़िया रिबेलियन हुआ था, है ना, पहाड़िया रिबेलियन 1778 में, उससे यहाँ पे देखा गया कि यार इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, इस एरिया को छोड़ दो ऑटोनोमसली, है ना। क्वेश्चन नंबर 727 है, विद रेफरेंस टू ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस पार्ट में हमारे पास ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी यार। ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सांथा रिबेलियन जो कि 1856 57 58 59 में हुआ था, एम्ड एट प्रिजर्विंग ट्राइबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही, याद रखना सांथा रिबेलियन 1858 to 60 के आसपास हुआ था। एंड कोया रिवोल्ट टुक प्लेस इन वेस्ट ईस्टर्न गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है, कोया रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश के अंदर। कोंड अपराइजिंग वेयर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन ट्राइबल कस्टम्स एंड इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस।
करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 28 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड द अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या हुआ था? हमने देखा बख्शी जादूगोड़ा जो लेड किए थे इन्होंने 1817 के आसपास किया था, है ना। आनंद में परमानेंट सेटलमेंट जो था वो 1793 में आया था भाई, जब कॉर्नवालिस थे। सबसे पहले क्या हुआ था भाई? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। विथ रेफरेंस टू ट्राइबल अपराइजिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजा पराहत ऑर्गेनाइज्ड 4 ट्राइबल ग्रुप that rebelled against the occupation of सिंहभूम। बिल्कुल सही है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उस रीजन में। कौन रेजिस्टेड द बैन ऑन ह्यूमन सैक्रिफाइस, न्यू टैक्सेस एंड इंट्रूजन ऑफ जमींदार्स इनटू देयर टेरिटरीज, ये भी सही है। सांथाल रिबेलियन बाय द सांथाल ट्राइब लेड बाय सिद्धू एंड कानू, बिल्कुल सही है। इसको तो मत भूलना भाई, सांथाल रिबेलियन को किसने किसने लेड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इट इज लेड बाय सिद्धू, भगवान सिद्धू एंड भगवान कानू, भगवान मानते थे, उतने बड़े लोग थे ये लोग। कोल म्यूटनी स्टार्टेड विथ लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू आउटसाइडर, सब सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, सबसे ये कोल म्यूटनी कब हुआ था भाई? 1831 में हुआ था। और इस क्वेश्चन में जो कोंड अपराइजिंग था ये 1837 से लेके 1857 के आसपास हुआ था ये कोंड अपराइजिंग। कोंड अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था भाई? कोंड अपराइजिंग हुआ था उड़ीसा के अंदर। ओके, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे सबसे अर्लीस्ट वाला पूछा गया है ना, इससे सबसे पहले क्या हुआ था? तो ये तो हमारे पास बख्शी जागा बंधु ने 1817 में रिवोल्ट किया था। कोल म्यूटनी 1831 में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मंथ कब लिखा था? तो ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा था आनंद मंथ, है ना, ये सन्यासी रिवोल्ट के अगेंस्ट यहाँ पे हमारे पास इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सन्यासी रिवोल्ट जो कि स्टार्ट हुआ था 1861 के बाद से। ओके, तो ये फिर लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज 1817, है ना, इट इज 1817, इट इज 1831 एंड इट इज 1863 ऑनवर्ड्स एंड इट इज 1793। तो ये सबसे पहले हुआ था। और हिस्ट्री में याद रखना, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिविल अपराइजिंग। हमको बात करनी है सिविल अपराइजिंग की। सिविल अपराइजिंग वेयर द रिजल्ट ऑफ लोकल कॉज एंड ग्रीवांसेस, बिल्कुल सही है। आनंद मठ अ सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट, अभी भी देखा भाई, इट इज 1863 ऑनवर्ड्स। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बीसीसी न्यूज। Immediate cause of Bareilly upsurge was the imposition of police tax। जो इमीडिएट कॉज था बरेली अपसर्ज का वो क्या था भाई? बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल 3। और यहाँ पे ये पीछे जो क्वेश्चन था उस पीछे क्वेश्चन में ये जो बरेली अपसर्ज था उसका इमीडिएट कॉज, ठीक है, इसका इमीडिएट कॉज हमारे पास इंपोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स था, लेकिन बरेली अपसर्ज हुआ कब था? ये 1816 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन प्रेस एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ रिलेटिव फ्रीडम आफ्टर द रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882, बिल्कुल सही है। द इंडियन प्रेस फेस रिन्यूड रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये भी सही है। एंड दोनों एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंटली सही है यार। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट डिड द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन इन्वॉल्व्स रिगार्डिंग प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। सबऑर्डिनेट यूनियन का मतलब क्या है? प्रिंसली स्टेट को टेरिटोरियल यूनिटी तो देंगे, मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी देंगे, थोड़ा सा ऑटोनॉमी देंगे एंड द राइट टू अडॉप्ट एन आर, बट धीरे धीरे ऐसा इन्होंने दे दिया, बट धीरे धीरे उनके फैमिली मैटर में वो इंटरफेयर करने लगे आपस में, तो एक तरह से ये सबऑर्डिनेट यूनियन का कॉन्सेप्ट है। उनको लगना चाहिए कि हाँ हम तो आज़ादी से रूल कर रहे हैं, बट उनको रूल करने ना दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया की बात करनी है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी मीन दैट द प्रिंसली स्टेट रूल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। पैरामाउंटसी का मतलब क्या है भाई? प्रिंसली स्टेट रूल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। The British policy of white racism aimed to promote racial equality and harmony. The conservatives in British administration advocate for rapid modernization of Indian society. Okay, so consider the following statement regarding the reform movements. पता नहीं कहाँ से रुक गया था। दी वल्लभी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही है। सैयद अहमद खान फाउंडेड महमदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में नाम चेंज करके इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया। एंड गोपाल हरि देशमुख वॉज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी। नो, तो जो गोपाल हरि देशमुख ने इसको फाउंड नहीं किया था, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने इसको फाउंड किया था। सो दिस आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये किसके ऊपर था? एजुकेशन के ऊपर था। इट एम्फसाइज्ड फॉर द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन, बिल्कुल सी है। वुड डिस्पैच इन 1854। Bengal regulation of 1795 and 1804 declared infanticide illegal and equivalent to murder, बिल्कुल सही है यार। शारदा एक्ट पुश अप द मैरिज एक्ट टू 21 and 18 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली, गलत बात है। जो शारदा एक्ट था, है ना, पहले जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था उसको अपडेट किया शारदा एक्ट ने, और गर्ल्स के लिए क्या कर दिया, एज ऑफ मैरिज, जो कि पहले एज ऑफ कंसेंट एक्ट 12 था, मतलब पहले था। उसके बाद शारदा एक्ट जब आया तो शारदा एक्ट ने गर्ल्स के लिए एज 16 कर दिया एंड बॉयज़ के लिए मिनिमम एज फॉर मैरिज 18 कर दिया। और उसके बाद जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था हमारे पास इंडिपेंडेंट इंडिया में 1978 में, उसने क्या किया, गर्ल्स के लिए 18 कर दिया एंड बॉयज़ के लिए 21 कर दिया। अब तो 21 हो गया, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। हमको बात करनी है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात करनी है इन इंडिया। वारन हेस्टिंग्स सेट अप द कलकत्ता मदरसा इन 1781, बिल्कुल सही है भाई। जोनाथन डुकेंस वॉज द फाउंडर ऑफ संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ये भी सही है। जोनाथन डुकेन जो थे संस्कृत कॉलेज को बनाया था बनारस के अंदर। एंड संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जो बना था वो कब बना था भाई? 1793 के अंदर। एशियाटिक सोसाइटी जो था वो 1783 में बना था, बट संस्कृत कॉलेज एट बनारस एट फाउंड इन 1793। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो कि मार्गरेट कजन्स ने क्या किया था, फाउंड किया था, उसका मेन काम क्या था भाई? टू वर्क फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का मेन काम था टू वर्क फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद रेफरेंस टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करनी है। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वॉज सिमिलर टू द इम्पैक्ट ऑफ अर्लियर इन्वेडर्स। नो, इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत अलग था भाई दूसरों से। द सोशल बेस ऑफ द रीजनरेशन इन द 19th century प्राइमरली कंस्टिट्यूटेड ऑफ द न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स। ये करेक्ट है, हमारे पास करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच सोशल रिफॉर्मर फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो था, जो कि मोनोथिज्म पे ऊपर फोकस करता है, इट इज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बेथ्यून स्कूल सिंबलाइज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ वुमेन एजुकेशन मूवमेंट, बिल्कुल सही है। एंड भारत स्त्री महामंडल इन इलाहाबाद जो कि कब बना था भाई? 1827 के आसपास बना था।
इज कंसिडर्ड, एंड इसको फाउंड किसने किया था, इसको फाउंड किसने किया था, इसको फाउंडेड, इट इज फाउंडेड बाय अ वुमेन, एंड वुमेन कौन थी, सरला देवी चंदुरानी। ओके, एंड ये 1827 में फाउंड किया गया था। दिस इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है, आंसर जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। सॉरी यहाँ पे ये डेट है वो है अराउंड 1910 है भाई, तो ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेट ऊपर नीचे होता है, मतलब दिमाग बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। लेकिन 1810 में फाउंड किया था स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल को 1810 में फाउंड किया था सरला देवी चंदुरानी ने। करेक्ट हमसे पूछा है, दोनों करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, अरेंज द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखो डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी देखा हमने भारत स्त्री महामंडल 1910, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी सभा ये 1836 के आसपास बना था, एंड सत्य शोधक समाज इन 1863, एंड आर्य महामंडल इन 1883 के आसपास, मतलब उस रीजन में बना था। ठीक है, तो अब अराउंड पता है कि हमको ये एग्जैक्ट नहीं पता, उस रीजन में बना था बोलेंगे। उससे पहले क्या बना, तत्व बोधनी सभा। तत्व बोधनी सभा को फाउंड कौन किए थे, इसको पंडिता रामाबाई। सत्य शोधक समाज बाई ज्योतिबा फुले, एंड आर्य महिला समाज, नो, तत्व बोधनी सभा इज बाय दी देवेंद्र नाथ टैगोर, एंड आर्य महिला समाज बाई पंडिता रामाबाई, एंड भारत स्त्री महामंडल बाई सरला देवी चंदुरानी। तो करेक्ट हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, आंसर हो जाएगा 4। तो मैं डेट से ऊपर नीचे हो सकता है यार, तो डेट को समझना, मैं जो बोल रहा हूँ समझना कि इस रीजन में बना था, इस रीजन में 1880s, 1860s, 1840s, ऐसे। डेट एग्जैक्ट तो नहीं पूछा, क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, तो क्रोनोलॉजी के लिए आपको अनुमान होना चाहिए जनरली किसने बनाया ये इंपॉर्टेंट था, और कब बना उसका आसपास का रेंज हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गोपाल कृष्ण गोखले विथ एमजी रनाडेस फॉर्म्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, बिल्कुल सही है। एंड दयानंद सरस्वती वॉज अ बिलीवर इन चतुर्वर्ण सिस्टम ऑफ वेदास, बिल्कुल सही है। वेदास बहुत थोड़ा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल, वैदिक वेदास फोकसेस ऑन चतुर्वर्ण सिस्टम। गोपाल गणेश अगारकर वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द मराठी न्यूज़पेपर केसरी, नो, ये गलत है भाई। ओके, तो तीनों सही है भाई, गलत नहीं है ये। गोपाल गणेश अगारकर जो थे पहले एडिटर थे केसरी के, और ये पहले बार एडिट किसने कब किया था, 1887 के आसपास। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ब्रिटिश नेवल कमांडर इज नोन फॉर इस विक्ट्री अगेंस्ट द फ्रेंच एट द बैटल ऑफ ट्राइनकोमाइल in 1782, securing British control over the key Indian territory? तो सर एडवर्ड ह्यूज ये जाने जाते हैं फॉर विक्ट्री, है ना, इन बैटल ऑफ ट्राइनकोमाइल, जिससे एक तरह से लिमिट हो गया फ्रेंच का पावर इंडिया के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, The Battle of Bandy Wash was a decisive conflict in the Anglo-French rivalry in India, बिल्कुल सही है। The outcome of the Battle of Bandy Wash weakened the French position in India, ultimately leading to their decline, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा both 1 and 2, and 2 is the correct explanation of 1. Question number 47 है, what economic policy marked the second stage of British colonialism in India? पहले तो यहाँ आए और दूसरे स्टेज में हमारे पास क्या हुआ भाई, वहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज था, अमेरिका से जो चीजें आ रही है मैडम, जो मशीन मेड गुड्स आ रहे हैं वहां से, उसके जो इंपोर्ट्स है ना
उसको एक तरह से क्या कर दिया, फ्री ट्रेड कर दिया वहाँ पे, यानी इसका जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है वो कम कर दिया। तो वहाँ पे जिससे क्या हुआ, इंडिया के लोग जो थे वो वेस्टर्न का जो अमेरिका के मटेरियल पे, गुड्स पे डिपेंडेंट होने लगा और यहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री था वो खत्म होने लगा। इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने लिखा था भाई, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने लिखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखा था दादा भाई नारोजी ने। The first stage of British colonialism in India is characterized by the period of monopoly, trade and direct appropriation। बिल्कुल सही है। तो हमने देखा सेकंड स्टेज में क्या हुआ, हमारे पास इंपोर्ट्स को आसान कर दिए गए, है ना, एंड मतलब फ्री ट्रेड कर दिया गया, एंड जो इम्पोर्ट ड्यूटीज उसको कम कर दिए गए। लेकिन फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था भाई, फर्स्ट स्टेज में हमारे पास मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली, जो कि खत्म हुआ 1813 में। ट्रेड मोनोपोली मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म है। ठीक है, सेकंड है द सेकंड स्टेज ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म एम टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद ब्रिटिश। वही तो है, जब फ्री ट्रेड कर रहा है और इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर रहा है, एक प्रकार से वो क्या करना चाह रहा है, इंटीग्रेट करना चाह रहा है इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ। एंड द थर्ड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, सेकंड स्टेज ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, थर्ड स्टेज ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, ये क्या होता है भाई, इट सॉ द ब्रिटिश जस्टिफाइंग द रूल इन इंडिया एज अ परमानेंट ट्रस्टीशिप। थर्ड स्टेज में हमारे पास ट्रस्टीशिप की बात होती है भाई। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, तीनों करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द परमानेंट सेटलमेंट एंड द रॉयतवारी हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही है। एंड दिस सिस्टम ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर टू कैपिटलिस्ट वन। ये भी सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉलोइंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ फ्लड ऑफ इनएक्सपेंसिव मशीन मेड इंपोर्ट्स। बिल्कुल सही है, बिकॉज 1813 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली खत्म हुआ, मतलब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म था वो खत्म हुआ। सेकंड स्टेज में क्या होता है, कोलोनियलिज्म का जो फ्री ट्रेड आता है, इम्पोर्ट ड्यूटीज कम होते हैं, जिससे हमारे पास ब्रिटिश गुड्स इंडिया के अंदर फ्लड कर दिए जाते हैं। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डिक्लाइन ऑफ मैनी सिटीज, खासकर जो सिटीज जिसमें हब था, जैसे कि वाराणसी हो गया, है ना, सूरत हो गया, ऑफ मैनी सिटीज एंड शिफ्ट रूरल लिविंग इन इंडिया। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 51 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में बताना है। इट रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास। यस, बिल्कुल, जो छीन लिया गया था उनसे 1704 जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उससे छीन लिया गया था, लेकिन उसको वापस दिया गया 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। नेट एस्टेब्लाइज लेजिस्लेटिव काउंसिल विद अनलिमिटेड पावर। यार एब्सोल्यूट वर्ड है, अनलिमिटेड पावर कैसे दे सकता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट गिव लेजिस्लेटिव काउंसिल कंट्रोल ओवर बजट, एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड लेजिस्लेटिव डिसीजन। देखो, इसका जस्ट एक एडवाइजरी रोल था भाई, एंड ये सब जो मेन फंक्शंस थे वो ब्रिटिश के अंदर ही था ये, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी इन ब्रिटिश इंडिया। हमको बात करनी है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी इन ब्रिटिश इंडिया की। द कॉर्नवालिस कोड एम्फेसाइज यूरोपियन सब्जेक्ट इंक्लूजन अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स। बिल्कुल सही है, यूरोपियन सब्जेक्ट्स को लेने की बात करता है ये। 1865 द सुप्रीम कोर्ट एंड द सदर अदालत वेर मर्ज इनटू 3 हाई कोर्ट्स। ये भी सही है। एंड सर्किट कोर्ट विद इंडियन जजेस वेयर एस्टेब्लिश अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर सर्किट तो बनाए गए थे, सर्किट कोर्ट तो बनाए गए थे, बट उसमें कौन जैसा, जैसे यूरोपियन जस्टिस। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछ रहा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, मेयो रेजोल्यूशन एम टू डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड इन्वॉल्व लोकल इन सैनिटेशन एंड पब्लिक वर्क। बिल्कुल सही है। म्योर डिसोल्यूशन जो था, इट इज विद रिगार्ड टू डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि 1910 के आसपास का आया था। रिपन रेजोल्यूशन एडवोकेटेड, रिपन अच्छा आदमी था क्या? बिल्कुल सही, अच्छा आदमी था, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन का फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया बोलते हैं, फादर पंचायती राज इन इंडिया बोलते हैं इनको। रिपन रेजोल्यूशन एडवोकेटेड इलेक्टेड चेयरपर्सन एंड इंक्रीज ऑफिशियल इंटरफेरेंस। देखो,
इलेक्टेड चेयरपर्सन ज़्यादा थे, बट जो ऑफिशियल के इंटरफेरेंस है उसको इंक्रीज नहीं किया गया, डिक्रीज किया गया। तो जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं पढ़ देना है भाई, सब चीज़ को टिक करके फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के सेकंड वाला पार्ट ना पढ़ के टिक करके आगे नहीं बढ़ना है, पूरा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, फिर जाके हमको सही की गलत ये सोचना है। The resolution of May in 1918 suggested making local bodies more representative, बिल्कुल सही है, ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की बात करता है, तो करेक्ट हो जाएगा only 2। क्वेश्चन नंबर 54 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज की बात करनी है। द एचिसन कमिटी ऑन पब्लिक सर्विस रिकमेंडेड इंक्लूडिंग द टर्म कोवेनेटेड एंड अनकोवेनेटेड इन सिविल सर्विसेज। जो एचिसन कमिटी था वो कब बना था भाई? एचिसन कमिटी कब बना था? ये 1980s के अंदर बना था, ये 18 के आसपास। और इसने इसको इंक्लूड करने की बात नहीं की थी, जो पहले अनकोवेनेटेड अनकम्युनिटेड टर्म इस्तेमाल किया जाता था उसको हटाने की बात की थी इसने, है ना। एंड उसने बोला कि इसके जगह में हम क्या करेंगे, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम लाएंगे, इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम लाएंगे, सब सिविल सर्विस एग्जाम लाएंगे। तो फर्स्ट अगर इनकट होता है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है? 4th। क्वेश्चन नंबर 55 है which of the following regions did violently offend or offer to Marathas after the fall of Tipu Sultan in Mysore। मैसूर में जब टिप्पू सुल्तान हार गए उसके बाद सुंडा एंड हारनपोली डिस्ट्रिक्ट जो था ना, सुंडा एंड हारनपोली डिस्ट्रिक्ट, उसको किसको दे दिया? मराठा को दे दिया, बिल्कुल सही है। गुटी एंड गुरामकोंडा डिस्ट्रिक्ट जो था ये हैदराबाद के निज़ाम से ले गए। एंड कनरा एंड कोयम्बटूर, द्वारापुरम एंड श्रीरंगपट्टनम, ये सबको ब्रिटिश अपने आप रखे थे, ठीक है। सो हमसे पूछा गया कि मराठा से किसको दिया थे? पहला ओनली वन जो सोंडा एंड हरपोनेली डिस्ट्रिक्ट था उसको अपने उसको दिया था मराठा को, बाकी सब बाकी जो चीज़ें हैं उसको किसको दिया था? हैदराबाद और खुद रख लिए थे। क्वेश्चन 56 है द एंग्लो नेपालीज वॉर विच रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल चेंजेस इन फेवर ऑफ ब्रिटिश विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो इसको मत भूलना, ट्रीटी ऑफ सुगौली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड विथ रेफरेंस टू मेनली द तीस्ता डिस्प्यूट है, उसके रेफरेंस में इंडिया नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रीटी ऑफ सुगौली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द आई ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज थ्राइव ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। नो, जो ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उसको खत्म कर दिया गया। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, देन वी हैव टू गो विथ व्हाट? आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? एक्सटर्नल चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय इंडिया की बात करनी है। नादिर शाह इन्वेजन लेड टू द एक्विजिशन ऑफ मुगल टेरिटरी फ्रॉम वेस्ट ऑफ द इंडियन रिवर। बिल्कुल, इंडस रिवर के वेस्ट में जितना था सब कौन ले लिया? मुगल टेरिटरी को नादिर शाह ने ले लिया, बिल्कुल सही है। एंड मुगल सीडेड पंजाब टू अहमद शाह अब्दाली इन 1751, बिल्कुल सही है। मराठा एक्सपेल्ड रोहिला चीफ नजीब उदौला फ्रॉम दिल्ली एंड कैप्चर्ड पंजाब, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा भाई कॉल 3 आर करेक्ट, यहाँ पे सब के सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही एडवोकेटेड अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन रैशनल प्रिंसिपल्स ऑन मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक एंड सेक्युलर वैल्यूज। ही अटैक्ड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड सपोर्टेड सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी। ही कोटेड रिलीजन दैट He quoted on religion that if religion does not sanction social reform then change the religion। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, किसने कहा था अगर रिलीजन सोशल रिफॉर्म को सैंक्शन नहीं करता तो हम रिलीजन को ही चेंज कर देंगे? तो गोपाल हरि देशमुख ने कहा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये सेक्युलर आउटलुक वाले थे, ह्यूमनिस्टिक लाइन पे ये बहुत ज़्यादा सोचते थे। मतलब एक कोट याद रखना भाई कि जो इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल देन सोशल चेंज देन चेंज रिलीजन, ऐसा किसने कहा था? गोपाल हरि देशमुख ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 है वेगन ट्रेजेडी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो वेगन ट्रेजेडी जो था वो मपिला रिबेलियन के अंदर था। वहाँ पे 61-70 मपिला रिपोर्ट जो कि मालाबार कोस्ट में वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, मालाबार कोस्ट में अगेंस्ट दी ब्रिटिश एंड दी हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, वहाँ पे 71 जो ट्राइबल पीपल्स उनको रखे थे उनको यहाँ पे एक बार में किल कर दिया गया था, तो उसको बोलते हैं वेगन ट्रेजेडी या फिर वेगल, है ना, मैसेकर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कंसिडर द फॉलोइंग। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, annulment of partition of Bengal, separation of Bihar, Odisha and Chotanagpur from Bengal jurisdiction,
हाउ मेनी ऑफ द अबव अनाउंसमेंट वर मेड इन दिल्ली दरबार, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ इंडियन इनटू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अनाउंसमेंट हुआ था, बिल्कुल हुआ था। सेपरेशन ऑफ बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर फ्रॉम बंगाल जुरिडिक्शन, ये भी हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कहाँ पे? 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें। और उस दिल्ली दरबार में क्या बोला गया कि जो कैपिटल था दिल्ली कर दिया जाएगा, कैपिटल कहाँ से? कलकत्ता से। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, उसको बोला गया ये खराब है भाई, खराब है, हम वापस से लेते हैं, हम पार्टीशन को हटा देते हैं। तो ये चारों के चारों अनाउंसमेंट किए गए थे भाई दिल्ली दरबार के अंदर 1911 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स एंडेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। छोड़ो, क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ऑफ द फीचर्स वर द पार्ट ऑफ द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858। जो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसका हमको बताना है क्या क्या फीचर्स थे। एंडेड द ड्यूअल सिस्टम बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल सही है। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ ब्रिटिश क्राउन वॉज क्रिएटेड, ये भी सही है। एंड इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भी सही है। एंड इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। जो लेजिस्लेटिव पावर था वो 1961 के एक्ट से आया था, 1861 के एक्ट से आया, दिस इज इनकरेक्ट। नहीं, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इससे आया था भाई, 1861 से। तो ओनली टू आर द करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक्ट्स बताने हैं। हाउ मेनी ऑफ द गिवन एक्ट्स वेर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट टू द माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान को इफेक्ट देने के लिए 1947 वाला बनाया गया था भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The revenue rates of the Rajwari system was 50% where the land was dry and 60% in irrigated land। गलत बात है भाई, आप सोचो सूखे में 50 और पानी में 60, नहीं भाई डिफरेंस बड़ा है भाई, नहीं पता एक्चुअली, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो गलत लगेगा ये। इन द रॉयटवारी सिस्टम ओनरशिप राइट्स वेर गिवन टू द पीजेंट वेयरएज महलवारी सिस्टम, है ना, रॉयट मीन्स होता है पीजेंट, रॉयट मीन्स क्या होता है? पीजेंट। तो पीजेंट को यहाँ पे ओनरशिप राइट दिए गए हैं। एंड महल का मतलब होता है हेडमैन, हेडमैन मतलब महल का मतलब होता है विलेज, एंड विलेज हेडमैन को यहाँ पे राइट दिए गए हैं टू कलेक्ट टैक्सेस। द विलेज हेडमैन और द विलेज कमिटी वाज असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स इन द महलवारी सिस्टम, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा गया है भाई, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रोविजंस ऑफ विच द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द डिसअपीयरेंस ऑफ माल अदालत। जो माल अदालत से वो किस प्रोविजंस के अंदर डिसअपीयर हो गए? ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर यहाँ पे ये क्या हो गए? डिसअपीयर हो गए। तो समय कॉर्नवालिस ने हटा दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कमर्शियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा भाई? Indian farmers were getting impacted by the international prices. Modern scientific agriculture practice used large scale in India. No heavy machine, no peasant, extremely rich, no, है ना, इम्पैक्ट हुए भाई इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से। तो ये वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला हमको जनरली। एंड क्वेश्चन नंबर 67 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन की। एग्रीकल्चर किस एजुकेशन किस भाषा में करना है अपने को? इंग्लिश में करना है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें करना है? उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट था, ओरिएंटल इंग्लिश कंट्रोवर्सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, विद रेफरेंस टू एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। फिर से क्वेश्चन है भाई एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ऊपर। द पोर्तुगीज गेन कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड प्रमोटेड रिलीजियस कन्वर्जन, बिल्कुल सही है। तीन चीजों की वजह से तो वो आए थे हमारे पास यूरोपियंस, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। The French East India Company held important trade post in India such as the Calicut and Cochin। देखो भाई फ्रेंच का जो था वो कैलिकट नहीं था, कोचिन और कैलिकट में तो पोर्तुगीज का था। ठीक है, ये जनरली ये जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे थे, ये सॉरी ईस्टर्न कोस्ट में थे, नॉट वेस्टर्न कोस्ट, दैट इज द पांडिचेरी वाला रीजन। डच एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल फैक्ट्रीज इन चिंसॉ एंड
भीमलीपट्टम, बिल्कुल से चिनसुराह एंड भीमलीपट्टम में इसका फैक्ट्रीज था डच का। एंड कैप्टन हॉकिंग एस्टेब्लाइज्ड इंग्लैंड ट्रेड सेंटर एट सूरत इन 1906। गलत बात है, कैप्टन हॉकिंग तो पहुंचे थे 1906 में जहांगीर के कोर्ट में कि हमको क्या मिल जाए, सूरत में ट्रेड पोस्ट बनाने का पावर मिल जाए, बट वो बोला कि यार पोर्तुगीज को तो पैसे दे के रखा हूँ, पोर्तुगीज को हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे नहीं पता। लेकिन जब ये पोर्तुगीज को हरा दिए तो 1613 में जहांगीर ने दे दिया इनको ट्रेड बनाने का पावर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द मर्जर ऑफ द लैंड होल्डर सोसाइटी एंड लैंड होल्डर सोसाइटी, जहां पे जमींदार लोग थे, एंड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था वो बना था कब, 1848 में। ये दोनों मर्ज होकर क्या बना दिया इन्होंने भाई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया 1854 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राम मोहन रॉय, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। बिल्कुल सही है, जो एक चेंजेस जो वेव आया था वो इन्होंने लाया था। He tried to separate the morals and philosophical message of New Testament, बिल्कुल से बाइबल के अंदर जो मैसेज उसको सेपरेट करने की कोशिश की है। He was against the introduction of English education system. No, he was not against. So this is incorrect. And he demanded judicial equality between Indian and Europeans and trial by jury. ये सही है भाई, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट क्या है, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जनरल्स, न्यूज़पेपर्स एंड फाउंडर्स। नॉट करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। बंगाल गैजेट का फाउंडर थे जेम्स सिकी, बिल्कुल सही है। मिरातुल अखबार के फाउंडर थे राम मोहन रॉय, बिल्कुल सही है। एंड बंगाली के फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, तो बंगाली को देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, सरेंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने फाउंड किया था। एंड सुधारक को ज्योतिबाई फुले ने लिखा था इसको, अगारकर। अगारकर ने फाउंड किया था। सो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा, तो ओनली 2 इज नॉट करेक्ट, दैट इज 3 एंड 4 इज नॉट करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में बंगाली को किसने लिखा था भाई, देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, a particular personality of modern India has the following views about education. Colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. Indian language out to be the medium of teaching. Literacy, देखो ये इंडियन लैंग्वेज की बात करने वाला, अगर आपको दिमाग में क्लिक करे तो मैं बोलूँ, मेरे दिमाग में तो यही क्लिक किया भाई, इंडियन लैंग्वेज की बात करने वाले थे गांधी जी। लिटरेसी बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। यार सिर्फ है ना पढ़े लिखे अनपढ़ बनने से कुछ नहीं होगा भाई, ग्रेजुएट है तो कुछ काम नहीं करा तो उसको एजुकेटेड नहीं बोलते यार, ठीक है। सो ये सब जो पर्सनालिटी कौन से यहाँ पे इनका यूज था भाई, महात्मा गांधी। तो मैं हिंदी लैंग्वेज जो है ना, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस की प्रमोशन टीचिंग में ये दिमाग में क्लिक किया कि हाँ ये गांधी जी ने बोला था भाई। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना था उसका मेन कारण क्या था, तो प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स। एंड जो सेंट फोर्ट विलियम्स कॉलेज बना था वो किसके लिए, तो ट्रेंड सिविल सर्वेंट्स, वेल्सी ने बनाया था, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्रेस इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। इंडियन प्रेस की बात करनी है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेस इन 19th सेंचुरी वॉज कन्फाइंड टू लिबरेट सब्सक्राइबर्स। नो भाई, इसका इन्फ्लुएंस तो ग्रास रूट तक था, गांव तक था। द प्रेस वॉज सॉलिड बिजनेस एंटरप्राइज। नो, कोई बिजनेस के लिए नहीं कर रहा था, जस्ट अ फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी है ना, अपना जो लोग को ज्ञान पहुंचाने के लिए इसको फॉलो किया जाता था। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2।
क्वेश्चन नंबर 75 है, फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल freedom of the press was the utmost importance as it was a powerful tool to propagate political ideas. In this context, consider the following statement regarding the contribution of Indian press. हमको बात करनी है, ओके तो क्वेश्चन क्या था भाई, फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम ऑफ द प्रेस वाज एन utmost importance as this was a powerful tool to propagate political ideas. In this context, consider the following statement regarding the contribution of Indian press. ठीक है, they stimulated the popular literary movement, बिल्कुल सही है, and they enabled political education but could not bring political participation, ये भी सही है, and in this newspaper government act as policies were put to thorough scrutiny, ये भी सही है, and they acted as an institution of opposition to the government, ये भी सही है भाई. How many of the above can be considered as a contribution of Indian press in its early phases? तो ये चारों के चारों उसके important contribution है यार. Question number 76 है, with reference to the development of education during the स्वदेशी movement. स्वदेशी की movement के समय हमको बात करनी है about the development of education की. Bengal National College was set up with Rabindranath Tagore as its principal. नो भाई, जो बंगाल नेशनल कॉलेज बना था इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? अरविंद्रनाथ. इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? अरबिंदो घोष. ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. फंड वेयर रेज टू सेंड स्टूडेंट अब्रॉड फॉर एडवांस लर्निंग, बिल्कुल सही है. स्वदेशी मूवमेंट के समय ये हुआ था. एंड इंस्टीट्यूट्स वेयर सेटअप वेयर एजुकेशन वाज टू बी imparted through the vernacular medium, बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा only 2. क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड टू एजुकेशन, है ना, एजुकेशन के रिलेटेड हमको बात करनी है. तो वुड्स डिस्पैच जो कि 1954 में हुआ था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इनको, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है भाई. वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854. यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कब आया था? 1858 के एक्ट से आया था भाई. एंड संस्कृत कॉलेज इन बनारस कब बना था? हमने देखा था ये 1793 में बना था. ये एस्थेटिक सोसाइटी पहले बना था भाई 1783 के अंदर. तो पहले 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2, 4 3 1 2 इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. हमको बात करनी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, है ना. 1878 में जो बनाया गया था उसके बारे में बताना है. द एक्ट कॉज्ड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस, बिल्कुल सही है. एज पर द एक्ट द मजिस्ट्रेट एक्शन वाज फाइनल एंड नो अपील शुड बी मेड इन कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है. इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के हिसाब से ये था. एंड द एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड लिटन हु फॉलोड रिपन. नो, अच्छा आदमी था लिटन, ऐसा नहीं है. लोटा लेके जाने वाला था लिटन. लोटा मतलब खराब आदमी, लोटा मतलब बुरा आदमी, एंड रिपन अच्छा आदमी था. तो इसको रिपील किसने किया था? रिपन ने रिपील किया था, नॉट लिटन. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है भाई, तो ओनली 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन प्रेस इन द मॉडरेट फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मॉडरेट फेज के लिए गलत क्या है इंडियन प्रेस के बारे में? इट प्ले द इंस्टीट्यूशनल रोल ऑफ अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये सही है. इट इन्फ्लुएंस वाज कन्फाइंड टू सिटीज, नो, ये सिटीज के साथ साथ रूरल एरियाज में भी बहुत ज्यादा इसका रोल था भाई. सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमसे पूछा गया है, नॉट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 80 है, विद रेफरेंस टू द वेरियस एक्ट इनेक्टेड टू रेगुलेट प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Metcalfe repealed the obnoxious 1823 ordinance and named लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, बिल्कुल सही. 1823 में जो ऑर्डिनेंस आया था जिसने बहुत ज़्यादा कर्व किया था प्रेस का पावर को, उसको हटा दिया था मेटक्लेफ ने, इसीलिए उसको क्या नाम दिया? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस नाम दिया. सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 was enacted by Lord Wellesley anticipating French invasion of India, बिल्कुल सही है. Indian Press Act of 1910 was revision of the Vernacular Act that empowered the local government to demand a security at in registration. अगर security of registration देना पड़ गया तो हर आदमी नहीं खोल पाएगा प्रेस, है ना, बिकॉज हर आदमी के पास पैसा तो होता नहीं है.
फ्रॉम द प्रिंटर एंड पब्लिशर, तो ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या? नो, इट इज अ central sector scheme, so this is incorrect. It aimed at improving socio-economic condition of minorities and provide basic amenities to them for improving the quality of life of the people, बिल्कुल सही है। Skill development and women centric projects are among the priority sector under the PMJVK 4, and the land cost or land acquisition cost for infrastructure work are covered under this program, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, only 2। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइटिडोमाइकोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट अफेक्ट एम्फीबियंस, बिल्कुल सही है। एंड सेकंड क्या है, साइटिडोमाइकोसिस कस्ड बाय वायरस, नो इट इज कस्ड बाय फंगस। एंड रिसर्चर्स यूज अ qPCR टेस्ट टू डिटेक्ट साइटिडोमाइकोसिस इन फ्रॉग्स बाय स्वैबिंग देयर स्किन, ये सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा only 2। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, है ना, IPEF का कौन कौन से केस इसके पार्ट है, तो इंडिया पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, मलेशिया पार्ट है, वियतनाम पार्ट, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी का पार्ट है। आप इसको तो लॉजिक लगा लो भाई, आसपास कौन सा है, इंडो पैसिफिक में कौन सा, यही सब है। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, the term clean energy and climate partnership often appear in the news in the context of the affair of what, India and European Union, कि देखो देश जो है विकसित जो है वही क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, सो इंडिया एंड यू जो है उसके रेफरेंस में बात कर रहे थे, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप के रेफरेंस में। भाई मेरा अगर बात तेज हो रहा है तो आप 0.75x कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 785 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, National Startup Award aim to recognize and reward outstanding startups that have demonstrated exceptional capabilities and have built innovative, scalable and impactful business solution, बिल्कुल सही है। A cash prize of 50 lakh, no, a cash prize of 10 lakh will be awarded to a winning startup in each of the category by Department of Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry, बिल्कुल सही है, बट 10 लाख है, 10 बाकी सब सही है बट 10 लाख है। For a national startup award, each startup is allowed to apply for only one category, no, maximum 2 category, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 only। क्वेश्चन नंबर 86 है, the primary objective of Gagan is to establish a certifiable satellite based augmentation system for safety of life application, बिल्कुल सही है। एंड गगन इज इंटरऑपरेबल विद अदर इंटरनेशनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये इंटरऑपरेबल भी है और ये सर्टिफिकेट सैटेलाइट है, स्टेबलाइज सर्टिफाइबल सैटेलाइट है ना, गगन जो है वो सर्टिफाइबल सैटेलाइट बनाता है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट इज बेस्ड ऑन ऑगमेंटेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एप्लीकेशन, करेक्ट क्या है भाई, बोथ। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद रेफरेंस टू नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक, जो कि इंडिया का इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि ग्लोबल का है GPS, USA का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाविक हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, बिल्कुल से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट होते हैं, एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट होते हैं, एंड नाविक कवर एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। भाई 5500 स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत, चाइना को भी पार हो जाएगा, बट उतना दूर को कवर नहीं करता, अराउंड 100 ज़्यादा कवर नहीं करता भाई, सो दिस इज इनकरेक्ट। नाविक सिग्नल आर नॉट इंटरऑपरेबल विद GPS, नो इट इज इंटरऑपरेबल, सो दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा only 1। क्वेश्चन नंबर 88 है, मिस्टी स्कीम, मिस्टी स्कीम किसके बारे में था, M से मिस्टी, M से मैनग्रोव के रेफरेंस में है, सो इट इज विद रेफरेंस टू मैनग्रोव प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 89 है, विद रेफरेंस टू टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, हमको बात करनी है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स,
बिल्कुल सही है। एंड मिशन ओलंपिक सेल इज अ डेडिकेटेड बॉडी क्रिएटेड टू असिस्ट द एथलीट्स हु आर सेलेक्टेड अंडर द टीओपी स्कीम, दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ फेस्टिवल्स हैं और उसको हमको स्टेट के साथ मैच करना है। जालीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का, बिल्कुल सही है। कंबाला कहाँ का है? कर्नाटका का। कैसे कंबाला, कैसे कर्नाटका। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है, वो कल्चर को सेलिब्रेट करता है वहाँ का। एंड जालीकट्टू इज अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट एक्टिविटी। एंड अम्बुबची असमीज नेम लग रहा है, तो ये असम का है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बोथ। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता होती है, कुछ में आपको तिक्का लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ें आपको पता होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 91 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम की बात करनी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम के लिए कौन सा करेक्ट है भाई? द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम करेक्ट बताना है भाई। द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम एम टू मेंटेन अ स्टॉक पाइल ऑफ इमरजेंसी क्रूड ऑयल टू एंश्योर नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ सप्लाई डिसरप्शन, बिल्कुल सही है। The strategic petroleum reserve program is primarily intended to stabilize oil pile. No, इसका प्राइमरी क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, नॉट प्राइस को कंट्रोल करना, प्राइस लेवल इन दी ग्लोबल मार्केट। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनर्जी सिक्योरिटी। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 92 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंसर्निंग द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। NBWL की बात करनी है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड अप्रूविंग प्रोजेक्ट इन एंड अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बिल्कुल सही है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्व ओवरसीज द फंक्शन ऑफ NBWL, ये भी सही है। The primary objective of NBWL is to promote wildlife conservation and protection of biodiversity in India, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 93 है, ट्यूलिप प्रोग्राम जो है, ट्यूलिप प्रोग्राम किस लिए लॉन्च किया गया था भाई? इट इज टू प्रोवाइड इंटर्नशिप टू स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स इन अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज, है ना। इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स को अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज में, ये है ट्यूलिप प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ पोर्ट्स दिए हैं एंड उनका इंपॉर्टेंट फीचर्स जो उनके साथ रिलेटेड है उसके बारे में हमको ये बताना है। धुबरी पोर्ट जो है, इट इज लोकेटेड ऑन नेशनल वाटरवे 2। देखो ये टफ क्वेश्चन है भाई, मैं मानता हूँ, तो इसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। धुबरी पोर्ट कहाँ पे है? नेशनल वाटरवे 2 में। यही तो पर्पस है टेस्ट सीरीज करने का, कुछ याद जरूरी पढ़ने से होती है, कुछ टेस्ट क्वेश्चन बनाने से होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ओनली रिवर एंड पोर्ट इन इंडिया इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, बिल्कुल सही है। मारमा गांव पोर्ट, प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट इज मारमा गांव पोर्ट, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ऑल 3 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रिगार्ड टू डार्क पैटर्न्स दैट इन्फ्रिंजेस ऑन कंज्यूमर राइट्स। बास्केट स्निकिंग, बास्केट स्निकिंग का मतलब देखो नाम समझ आ रहा है, बास्केट जैसे अमेजॉन बास्केट होता है ना, जहाँ पे आप खरीद के चीजें वहाँ जाती है, तो आपके मर्जी के बिना बास्केट में चीजें चली जाएं, उसको बोलेंगे बास्केट सिटिंग। ये क्या बोल रहा है? क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और स्कैरसिटी टू प्रेशर कंज्यूमर इनटू अ परचेस और टेकिंग एन एक्शन। नो, इट इज नॉट बास्केट सिटिंग, बट दिस इज अ टाइप ऑफ कन्फर्म शेमिंग। ओके, इसको कन्फर्म शेमिंग का डेफिनेशन है ये। सॉरी कंफर्म शेमिंग का डेफिनेशन नहीं है ये, किसी और चीज का डेफिनेशन। कंफर्म शेमिंग तो यही सही है, बिकॉज कंफर्म शेमिंग मतलब गिल्ट ऑन अ वे टू मेक कंज्यूमर अडियर, गिल्ट से उनको अडियर करने में मजबूर किया जाता है। इंटरफेरेंस
मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर टू टेक सर्टेन एक्शन सच एज कैंसिलिंग अ सब्सक्रिप्शन और डिलीटिंग एन अकाउंट। बिल्कुल सही है, ये इंटरफेस के ऊपर इंटरफेरेंस कर रहा है। बेट एंड स्विच एडिंग एडिशनल, नो, बेट एंड स्विच का मतलब अब मंगाए कुछ आया कुछ। करेक्टली मैच क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 2, दैट इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एंड हाउ मेनी ऑफ योर रिपोर्ट आर रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखो, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ये तो क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, आया भी PYQ। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद रेफरेंस टू स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन scheme, that is संकल्प scheme, consider the following statement. It is a program of Ministry of Skill Development with loan assistance from Asian Development Bank। ये तो सही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, बट ये लोन कहाँ से लिया है भाई, वर्ल्ड बैंक से लिया है, नॉट फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस इज इनकरेक्ट। एंड इट एम टू इम्प्रूव शॉर्ट टर्म स्किलिंग ट्रेनिंग और शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली थ्रू स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन। सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 98 है, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन EMF रेडिएशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज, consider the following statement. It is electromagnetic energy emitted from mobile tower antenna and mobile handset and are non-ionizing, having very low energy। बिल्कुल सही है। And there is no known safe limit prescribed for EMF radiation। नो भाई, सेफ लिमिट है कि इसका इससे ज़्यादा जाएगा तो खराब है हमारे सेहत के लिए। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर पार्ट ऑफ द कोंगो बेसिन। देखो, याद रखना कि इसमें से कौन सा पार्ट है वो तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन साउथ सूडान उसका पार्ट नहीं है भाई, बाकी सब है। इक्वेटोरियल गिनिया है, कामेरून है एंड गबन है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कोंगो बेसिन, अफ्रीका के अंदर है नदी। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एग्रीमेंट या फिर इनिशिएटिव किसके साथ ये एसोसिएटेड है। बॉन्ड चैलेंज, इट इज एसोसिएटेड विद लैंड डिग्रेडेशन। बिल्कुल सही, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेड लैंड, और डिग्रेडेड लैंड का रिस्टोरेशन की बात करता है बॉन्ड चैलेंज। शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो किसके लिए है भाई, क्लाइमेट चेंज के लिए है। बिल्कुल सही। एंड जो कि COP27 है, जो कि 2022 में हुआ था, कहाँ पे, इजिप्ट के अंदर। कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है क्या, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। एक क्वेश्चन बच गया था भाई हमारे पास 33 नंबर का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज। हमको ब्रिटिश पॉलिसीज की बात करनी है। द ब्रिटिश पॉलिसी पारामाउंसी मीन दैट प्रिंसली स्टेट रूल इंडिपेंडेंटली विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। गलत बात है भाई। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ वाइट रेसिज्म एम टू प्रमोट रेशियल इक्वालिटी एंड हार्मोनी इन इंडिया। गलत बात है। कंजर्वेटिव्स इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एडवोकेटेड फॉर रिपीट मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। गलत बात है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा कोई सा भी नहीं। कुछ चीज़ें यहाँ पे गलत हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें गलत हैं भाई हमारे पास। ये दोनों स्टेटमेंट वाले गलत होते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर्स वर ट्रिगर्ड बाय बर्मिस एक्सपांसन इनटू असम एंड बंगाल बिकॉज, दोनों सही है, फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भाई, फिर भी लगाया था मैं, बी नहीं होगा, दूसरे के साथ रिलेटेड है तो ये हो जाएगा ए। हिस्ट्री में खास करके तो हिस्ट्री में ये लगाना है, हिस्ट्री में ये लगाना रिलेटेड है यार। ये गलत है भाई, गलत स्टेटमेंट है।
प्रधानमंत्री जन विकास योजना सारे सही है भाई, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नॉट सेंट्रल सेक्टर स्कीम, माय मिस्टेक।